जय हिंद दोस्तों आज हम एमपी टेट ग्रेड 3 यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आपने चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट में चूज़ की हो या लैंग्वेज सेकंड के तौर पे ली हो, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपकी समझ और समझ से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। दूसरा आपका पेडागॉजी का पार्ट रहता है, जो पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके 15 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इस पार्ट को, कि 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस। देखिए, अनसीन मतलब अपठित, जो आपने पहले से नहीं पढ़े हैं, आपके लिए अनजान है। और प्रोज का मतलब होता है गद्यांश, गद्य पाठ से जो लिए जाते हैं उसको प्रोज बोला जाता है। अब ये किस तरह के रह सकते हैं? आपका सबसे पहले है डिस्कर्सिव को समझेंगे। डिस्कर्सिव का मतलब होता है, देखिए, 2 तरह के गद्यांश होते हैं, एक फैक्चुअल होते हैं और एक डिस्कर्सिव होते हैं। फैक्चुअल में क्या होता है, कोई एक फैक्ट या टॉपिक होता है जिसके ऊपर पूरा गद्यांश रहता है और जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्टेड रहती है। लेकिन डिस्कर्सिव में क्या होता है, ये तर्क वितर्क के ऊपर आपका आधारित रहता है, असंगत रहता है। मतलब आप 2 लाइन किसी और चीज़ की हो सकती है, तो हो सकता है अगली 2 लाइन पहली 2 लाइन से कोई उसका कनेक्शन ही ना हो, अलग तरीके से हो। तो इस तरीके से एक डिस्कर्सिव रहेगा। या फिर आपका लिटरेरी हो सकता है, साहित्यिक संबंधी गद्यांश आपका हो सकता है। या फिर नरेटिव का मतलब कोई कहानी, उपन्यास, उसमें से कोई भी गद्यांश हो सकता है। या साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तौर पर कोई गद्यांश आपको दिया जा सकता है। अब गद्यांश तो ये 2 आएंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा जाएगा, तो देखिए, विद क्वेश्चंस ऑन कंप्रिहेंशन। सब देखिए, अपठित गद्यांश जो अगली क्लास होगी उसमें अपन अपठित गद्यांश को ही जानेंगे कि अपठित गद्यांश को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी सूझ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सूझ का मतलब कोई गद्यांश दिया है, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर उस गद्यांश में से अपनी सूझ, अपनी दिमाग को लगाकर निकालना है। उसके बाद ग्रामर। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक पूरा वर्ड दे दिया, ग्रामर। अब यहाँ पे ग्रामर अगर एक शब्द दे दिया तो इसका मतलब यह है कि आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर, मतलब जो नॉर्मल बेसिक ग्रामर होती है, फिर आपके चाहे वो आर्टिकल्स हों, आपके टेंसेज हों, वॉइस हो, डिग्रीज हो, या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो ये जो ग्रामर आपकी रहेगी, प्रीपोजिशन हो, तो सारी ग्रामर, अच्छा ऐसा नहीं है कोई हाई लेवल की पूछी जाएगी, एक 10th क्लास तक के लेवल की आपसे इसमें ग्रामर पूछी जाएगी, लेकिन आपको ग्रामर आनी सारी चाहिए। तो टोटल ग्रामर हम करवाएंगे इसकी पूरी एक तरफ से। तो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है आपका एंड वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब मौखिक योग्यता, आपकी मौखिक योग्यता के ऊपर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। 2 अनसीन होंगे, जरूरी नहीं है। देखिए, कोई अनसीन में हो सकता है, एक अनसीन में 8 क्वेश्चन हो तो दूसरे में आपके 7 क्वेश्चन हो, या एक अनसीन में 9 क्वेश्चन हो तो दूसरे में 6 क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चनों का कुछ डिसाइड नहीं है कि किस अनसीन में कितने होंगे, लेकिन टोटल आपके 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो इंग्लिश विषय है या अंग्रेजी विषय है, उसके शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों को हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं और इनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे भी साथ में। देखिए, सबसे पहले है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और आपका एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, भाषा को ग्रहण करना। तो भाषा का सीखना और ग्रहण करना आपका पहला पॉइंट है कि किस तरह से हम भाषा को सीखते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, आप चूंकि मान के चलिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज हो गई। तो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, तो उस भाषा के सीखने के क्या सिद्धांत रहते हैं, किस तरीके से उसको सीखा जाएगा, तो वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज स्किल्स। देखिए, लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं।
लर्निंग स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको LSRW भी बोला जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात को, जब हमने भाषा सीखी तो क्या हमारे लिए कोई अलग से ट्यूशन लगाया गया था या हमें कोई किताबें दी गई थी? हमारी जो मातृभाषा है, हमने सबसे पहले एक छोटे बच्चा जो होता है वो सुनकर सीखता है किसी भी भाषा को। छोटा बच्चा सबसे पहला जो भाषा की सबसे पहली स्किल है वो आपकी सुनना ही है। जब सुनता है वो, उसके बाद जब वो 1 साल का 1.5 साल का शब्दों को बोलना सीखता है, फिर वाक्य बनाना सीखता है, तो पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद फिर वो रीडिंग करना सीखता है, और रीडिंग जब करने लगता है तो वो राइटिंग करता है। तो ये एक क्रम चलता है, ऐसा नहीं है कि पहले राइटिंग करना सीख जाएगा उसके बाद बोलना सीखेगा। सबसे पहले वो लिसनिंग करना सीखता है, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग। अगले पॉइंट पे आते हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन सेट इट एज टूल। देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग मतलब सुनना और स्पीकिंग मतलब बोलना। इसका जो भाषा के कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मीन्स भाषा के कार्य होते हैं, उसमें क्या रोल है सुनने का और बोलने का। और जो बच्चा एक होता है भाषा को सीखने में, इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से एक साधन के रूप में इसका उपयोग करता है, किस तरीके से वो बोलकर और सुनकर भाषा को डेवलप करता है। उसके बाद आते हैं हम, द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। देखिए, जब हम भाषा को एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से जब हम उसका संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे से उसको बोलते हैं भाषा को, तो वहाँ पे आपका वर्बली मौखिक रूप में और एक रिटन रूप में यानी लिखित रूप में, तो उस चीज़ में ग्रामर का क्या रोल है? किस हर एक भाषा की एक ग्रामर होती है, जैसे हिंदी की व्याकरण है, इंग्लिश की ग्रामर है, तो उस ग्रामर का किसी भी भाषा को मौखिक रूप से या लिखित रूप से सीखने में क्या योगदान रहता है, उसका क्या रोल रहता है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स का मतलब होता है आपका भिन्न भिन्न तरह के जिस क्लासरूम में बच्चे हों। देखिए, कोई भी क्लासरूम होता है, कोई भी कक्षा होती है, तो उसमें एक ही लेवल के बच्चे कभी नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको एक बार में कोई बात समझाई गई उसको एक बार में सीख जाते हैं। कुछ बच्चों को 2 या 3 बार समझाना पड़ता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है, तब उस बात को वो समझते हैं। तो भिन्न भिन्न तरह के या अलग अलग स्तर के जो बच्चे हमारे क्लासरूम में होते हैं, तो वहाँ पे टीचिंग करने के समय हमारे सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों का हम कैसे सामना करते हैं, वो इसमें आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, भाषा को सिखाते वक्त हमारे सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो हमको अलग अलग तरह के बच्चों में या अलग अलग स्तर के बच्चों के क्लासरूम में भाषा को सिखाने में हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी जिसको TLM भी बोला जाता है। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं या बच्चे सीखते हैं, तो कुछ मटेरियल, कुछ संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो उसी को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। टेक्स्ट बुक, किताबें पढ़ाने के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया मटेरियल्स में आपका जैसे कि टेलीविज़न का इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, तो वो मल्टीमीडिया आपका मटेरियल्स होता है। मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम में बहुभाषी साधनों का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, वो इस पार्ट में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम एवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए, जब आपने क्लास में पढ़ा लिया किसी चीज़ को, तो हम उसको एवेल्यूट भी करते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो जब बच्चा लिसनिंग सीख गया, स्पीकिंग सीख गया, रीडिंग और राइटिंग, तो उसके ये 4 जो स्किल थी, उसकी उन चारों स्किल में कैसी समझ बनी है, उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसको जांचने के लिए जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसकी क्या गतिविधियां रहती हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। और लास्ट वाला पॉइंट है आपका रिमीडियल टीचिंग, या इसको रीटीचिंग भी बोलते हैं। रिमीडियल टीचिंग का देखिए मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आपने कोई चीज़ एक क्लासरूम में समझाई,
आपकी क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि उस समय पे 15 बच्चों को वो बात समझ में आई हो, 15 को ना आई हो। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आपने उसको जांचा, उसको आपने जांचा, और जांचने के बाद आपने पाया कि 15 बच्चे तो मेरे समझ गए, लेकिन 15 बच्चों को अभी समझ में नहीं आया। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए रिमीडियल टीचिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब रीटीचिंग का। आप दोबारा से उस चीज़ को पढ़ाएंगे। फिर हो सकता है वो 15 में से 10 बच्चों को समझ में आ गया, 5 फिर भी रह गए। फिर आप उसको जांचते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि अभी भी 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरी क्लासरूम में समझ में नहीं आया, तो फिर दोबारा से आप रीटीचिंग करते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चों को एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम बार बार उस बच्चे को समझाने के लिए रीटीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी साइकोलॉजी का पार्ट था, पेडागॉजी का पार्ट था, और ये हमारा इंग्लिश की जो ग्रामर वगैरह या जो अनसीन पैसेज आएंगे उसका पार्ट है। तो इस तरीके से टोटल आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा आप इसका मैंने वीडियो में इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास सिलेबस तो आप अपने पास रखिए ही रखिए, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। हम भी आपकी इसकी अब क्लासेस आपकी स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा अपन सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, और यहाँ भी अपन पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट को पूरा करवाएंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।